डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हूँ। मैं अकाउंटिंग के हमने कल जो पढ़ा था, आज हम उससे आगे अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, जो सबसे पहली टर्म है अकाउंटिंग की, वो है आज का टॉपिक कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल कहते हैं हम सरमाए को। किसे कहते हैं? सरमाया। सरमाया क्या चीज़ होती है? ये वो पैसा होता है जो कारोबार का ओनर क्या करता है, कारोबार में लेकर आता है। यानी कि वो पैसा जो कारोबार का मालिक कारोबार में इन्वेस्ट करता है, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और वो किस में रिकॉर्ड होता है? बिजनेस। उसमें बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं हम उसको किस नाम से? कैपिटल के नाम से। सेकंड, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आज का वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का जो मतलब है वो है कि वो पैसा जो कारोबार का मालिक अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कारोबार से लेता है, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स दो तरह की होती हैं, पहली कैश होती है और दूसरी गुड्स होती है। कैश किस फॉर्म होता है? अगर तो वो पैसा जो कारोबार से ले रहा है ना ओनर, कैश की फॉर्म में ले रहा है, तो वो कैश की ड्राइंग होगी। अगर तो वो अपने बिजनेस से कोई चीज़ लेता है गुड्स की फॉर्म में, तो वो उसकी गुड्स कहलाएंगी, वो गुड्स वाली ड्राइंग होगी उसकी। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज़ होने जा रही है ना अकाउंटिंग की, वो है उसके एसेट्स। एसेट्स कहते हैं उसके असासाजात को। असासाजात कहते हैं यानी कि हर वो चीज़ जो बिजनेस के लिए बेनिफिट हो और बिजनेस की मलकियत में आ रही हो, वो उससे क्या कहलाते हैं? एसेट कहलाते हैं। अब एसेट की बहुत सी टाइप्स भी हैं, बहुत से किस्म के एसेट्स होते हैं। हमने कल भी दो टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें से कैश भी एक एसेट की टर्म है और एक एसेट की टर्म्स में डेटर्स भी एसेट की टर्म्स में आते हैं। जो डेटर्स होते हैं वो भी एसेट की टर्म में आते हैं कि हमने क्या करना होता है? डेटर से पैसे लेने होते हैं। यानी हर वो चीज़ जिससे हमें बेनिफिट मिल रहा है वो हमारे क्या कहलाते हैं? एसेट कहलाते हैं। अब उसके बाद एसेट के बाद देखा जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म यूज़ हो रही है वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी। लायबिलिटी क्या होती है? हमारी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी कैसे होती है? हमने किसी बंदे से कोई पैसे लिए, उधार पे लिए, अब हमने उधार से वापस करना है, तो जो उधार हमें वापस करना होगा वो हमारी जिम्मेदारी होगी। क्यों? क्योंकि हमने उससे क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है बिजनेस में। उसके बाद हमारे पास हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस से बात होती है हमारे अखराजात। अब हमारे अखराजात कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं। अब बिजनेस शुरू करने का अगर हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, हम कहीं कैसी दुकान कहीं पे रेंट पे लेते हैं, तो हम उस दुकान का रेंट पे कर रहे होंगे ना, तो वो जो रेंट पे करेंगे वो हमारे एक्सपेंस में आ जाए। क्यों? क्योंकि हमने अपने कारोबार को प्रमोट करना है, हमें अपने बिजनेस को चलाना है। तो चलाने के लिए हम जो भी खर्चा करेंगे ना, अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो भी खर्चा करेंगे, वो हमारा खर्चा क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। अब इसी तरह रेवेन्यू। रेवेन्यू का होता है, रेवेन्यू वो इनकम होती है। रेवेन्यू कहते हैं आमदनी को। क्या कहते हैं? आमदनी कहते हैं कि वो आमदनी होती है जो हमें चीज़ों को बेचकर हासिल होती है। जो चीज़ें हम बेचते हैं ना कारोबार के अंदर, किसी भी कस्टमर को बेचती हैं, किसी भी कंपनी को बेचती हैं, तो उनसे जो हम वैल्यू, जो रकम हमें मिल रही है, वो रकम क्या कहलाती है? हमारी रेवेन्यू कहलाती है, हमारी आमदनी कहलाती है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का ये वो अरसा होता है जिसमें हम बिजनेस की रिपोर्ट बनाते हैं। अब बिजनेस की रिपोर्ट किस तरह बनती है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बिजनेस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती है कि आपका बिजनेस इस पीरियड के अंदर कितना काम कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, आपके बिजनेस के डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने के हैं, आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने से हैं, आपके बिजनेस की सेल्स कितने की हैं, आपके बिजनेस के परचेजेस किस हिसाब से हो रही हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी आ जाती हैं। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती है। और एक कारोबार का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कम से कम भी कितना होता है? एक 12 मंथ का वो पीरियड होता है। जो आपका अकाउंटिंग का पीरियड होता है वो 1 साल का पीरियड होता है। इससे ज़्यादा हल्का भी हो सकता है, लेकिन आप नॉर्मली जो होता है वो 12 मंथ का ही कंसीडर होता है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? कि नेट प्रॉफिट को हम नेट इनकम भी कहते हैं, जो हमें किस तरह हासिल होती है? हमारे इनकम में, रेवेन्यू में से हम अपने एक्सपेंसेस को जब माइनस करते हैं, रेवेन्यू में से जब एक्सपेंस माइनस करेंगे तो उसके बाद जो हमारे अमाउंट बचेगी वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा? हमने आमदनी कमाई है, फॉर एग्जाम्पल वो 1000 रुपये, उस आमदनी को कमाने में हमें जितने पैसे खर्च करने पड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 500 रुपये हैं, तो बाकी का जो 500 बचा है ये हमारे क्या कहलाएगा? नेट इनकम कहलाएगी। ठीक हो गया? या नेट प्रॉफिट कहलाएगा। अब इस तरह हमारे पास एक टर्म यूज होती है अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। अब अकाउंटिंग का अकाउंटेंसी के लिहाज से क्या ताल्लुक है, क्या है ये चीज़? बेसिकली सबसे पहले हम अकाउंटेंसी देखते हैं। अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, एक ब्रॉडर टर्म है जिसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। इसमें प्रैक्टिस भी की जाती है। प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है वो भी बताता हूँ।
अकाउंटेंसी जो है उसके अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब अकाउंटिंग जो है ना वो भी अकाउंटेंसी के अंदर आती है। अकाउंटेंसी के अंदर हम अकाउंटिंग भी करते हैं, इसके अंदर हम जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके टैक्सेस को भी करते हैं। किसी फैक्ट्री है उसमें जितनी भी कोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनती हैं उसका ऑडिट भी किया जा सकता है, इसके अंदर चीज़ों का ऑडिट भी हम करते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम अकाउंटेंसी के अंदर करती हैं। इसका अकाउंटिंग क्या होगी, अकाउंटिंग भी अकाउंटेंसी का एक पार्ट है। अकाउंटिंग इज एन पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अब अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग मैंने आपको कल भी बताया था कि टॉपिक के अंदर कि अकाउंटिंग जो होती है वो हमें किसी बिजनेस की बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक हो गया। अकाउंटिंग हम किस लिए यूज करते हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अब इस अकाउंटिंग को देखा जाए तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की लिहाज से अकाउंटिंग की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले जो टाइप यूज होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज हो रही है। सेकंड में जो हमारे पास आती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म आती है, और लास्ट में जो हमारे पास है मैनेजरियल अकाउंटिंग। ये 3 अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुराद है कि आपने फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होती है अपने बिजनेस की, आपको प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, आपके बिजनेस को प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है, आपके बिजनेस में सेल्स कितने की हो रही हैं, सेल्स की क्रेडिटर्स कितने के हैं, डेटर्स कितने से हो रहे हैं। ये सारी वो टर्म्स हैं जो आप इसके अंदर देखते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बताते हैं कि आपके बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसी पीरियड के अंदर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखनी होती है, अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी होती है एक मुख्तसर से अरसे के दौरान। कॉस्ट काउंटिंग, कॉस्ट काउंटिंग कहते हैं कि कॉस्ट काउंटिंग जैसे कि नाम से पता लग रहा है किसी भी चीज़ की कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस बन रही है, उस चीज़ को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट प्राइस बन रही है, जितना पैसा खर्चा आ रहा है वो आपकी क्या लगेगी उस चीज़ की प्रोडक्ट कॉस्ट की लगेगी उस प्रोडक्ट की। अब थर्ड में हमारे पास है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है, वो बेसिकली इन दोनों अकाउंटिंग का मिक्सचर है। ये दोनों अकाउंटिंग मिलकर क्या करती हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग बनाती हैं। इसमें क्या होता है, इन दोनों अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट होती है ना, इन दोनों अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल की और कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट होगी उसको मद्देनजर रखते हुए मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए डिसीजन करते हैं इन फ्यूचर में हम ये डिसीजन करके हमारी जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग की बेस ये हो सकती है। अच्छा, ये तो हमारे छोटा सा टॉपिक था, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन आप इसके बाद जो हमारे शुरू होने जा रहे हैं वो है हमारे अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और मैंने उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली जो अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव होता है ना, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव का मकसद ही यही है कि आपको आपके बिजनेस के बारे में पता ना चाहिए, आपका बिजनेस कहाँ पे रन कर रहा है, कहाँ पे आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बेसिकली आपकी अकाउंटिंग का मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि आपका बिजनेस इंप्रूव कहाँ पे हो रहा है और जहाँ पे नीचे लोएस्ट पॉइंट पे कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, तो आज हम जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने कंसेप्ट्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली अकाउंटिंग के ना 8 कंसेप्ट्स होते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में क्या मुराद है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या कहता है। एंटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शनाख्त करना, और सेपरेट का मतलब होता है अलग-अलग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कारोबार होता है, वो जो बिजनेस होता है, उसको हमेशा एक अलग हैसियत रखते हैं किससे, अपने ऑनर से। तो इसलिए आज अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी बिजनेस ऐसे बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसके हमें ऑनर्स का नहीं पता होता लेकिन बिजनेस का पता होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ कि जैसे गोल्ड में बेकरी है, क्या आपको गोल्ड में बेकरी के ऑनर्स का नाम पता है? नहीं पता ना, तो जो किसका पता, आपको उस बेकरी का नाम पता है, यानी बिजनेस का नाम पता है। तो हमेशा जो भी चीज़ इस सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर देखी जाएगी वो हमेशा बिजनेस की तरफ फोकस करेंगे। हम किस में फोकस करते हैं, इसमें हमेशा बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर। उसके बाद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि लोग कहते हैं कि अगर हम अपना कारोबार शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल 2-3 महीने अगर नहीं चलता तो हम क्या कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो नहीं, अगर नहीं होता तो हम उसको फर्दर चलते रहने देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना। हमेशा जब भी आप अपना कारोबार करना है तो ये सोच कर करना है कि आपका कारोबार हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में चलना चाहिए, या आपको प्रॉफिट आना चाहिए कारोबार के अंदर। अब इसमें एक लफ्ज़ यूज होता है इन्फिनेट लाइफ। इन्फिनेट वर्ड यूज होता है इस कारोबार, इस कंसेप्ट के अंदर। इसका मतलब होता है कि लामहदूद अरसे के लिए चलाना, लेकिन जब तक आपका दिल करे अपना कारोबार आप चला सकते हैं।
मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। थर्ड हमारे पास था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब इसमें क्या, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है या कोई बिल्डिंग परचेज की है तो आपको ना सिर्फ बिल्डिंग का नाम लिखना है बल्कि उसकी वो वैल्यू भी लिखनी है जो आपने उस पर खरीदी है या उसको सेल करते वक्त ली है। तो हम क्या करते हैं, मनी मेजरमेंट के अंदर हम उस चीज़ की वैल्यू को भी लिखते हैं जो आपने खरीदी है या बेची है। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको कॉस्ट का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। कॉस्ट का वर्ड का मतलब होता है कि वो चीज़, वो प्राइस जिस पर आप चीज़ को क्या करते हो, खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 30,000 रुपये की जो चीज़ें खरीदी, मोबाइल खरीदे हैं, वो 30,000 के आपने खरीदे हैं, लेकिन आप जब उसको सेल कर रहे हो तो वो आपने 32,000 रुपये के किए हैं। तो ये सेल की जो 30,000 रुपये ये आपकी कॉस्ट प्राइस है जो आपने खरीदी है, और ये जो 32,000 आपके पास है ये आपकी सेल्स प्राइस है क्योंकि आपने सेल की है, जो आपके कस्टमर को सेल की है। तो ये आपको बताता है कॉस्ट कंसेप्ट कि आपकी कॉस्ट कितनी है और आपकी सेल प्राइस कितनी आ रही है आपको। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट, डुअल का मतलब होता है कि ये डुअल जो है ना, ये लैटिन जुबान का वर्ड है जिसका मतलब है टू। इसमें हम दो इफेक्ट्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दो इफेक्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें देखो मैं कहता हूँ आपने फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज की हैं, फॉर कैश परचेज की हैं, गुड्स फॉर कैश ₹500, 5,000 की आपने चीज़ें परचेज की हैं। तो 5,000 की जब चीज़ें, 500 की सॉरी चीज़ें जब परचेज की हैं तो आपने एंट्री क्या पास की है जी, परचेज काउंट डेबिट किया है 500 से, और जो कैश है वो कम हुआ आपका कितना, 500 से। तो यहाँ पे दो एक्सपेक्ट ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक और ये दो। तो इससे हम आते हैं कि आपका कौन सा कंसेप्ट हुआ, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हुआ। ये हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अच्छा, तो हमने 6 कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट था। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जितने भी हम इसमें दो चीज़ों को मैच करते हैं, हमारी इनकम को हमारे रेवेन्यू को, यानी कि हम उसमें मैच करके बताते हैं कि हमारी इनकम और रेवेन्यू का आपस में कितना मैच हो रहा है इस कंसेप्ट के अंदर। उसके बाद हमारा जो 7 वाला कंसेप्ट है वो हमारा है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है रियलिटी के ऊपर। रियलिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आप अपने बिजनेस में स्टॉक खरीदा है 50,000 रुपये का। अब आप कहते हो कि आपका जो स्टॉक है 50,000 रुपये का, अभी आपने वो बेचा नहीं है, वो बेचने से पहले आपके पास कितने का, 50,000 रुपये का, लेकिन आप चाहते हो कि जब वो बिके तो कितने का बिके, 80,000 का, तो आपको उसमें प्रॉफिट कितने का हो, 30,000 का। अभी आपने ये बेचा नहीं है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि जब तक आप अपनी चीज़ों को बेच नहीं ना देते तब तक आप उसको रियलाइजेशन में नहीं, अकाउंटिंग में या रियलाइजेशन कंसेप्ट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। अब बेसिकली होता क्या है कि आप ऐसे करते रहो, अगर आप अज्यूम करते जाओगे कि आपको फिर अगर आपने 50,000 की चीज़ें खरीदी हैं तो आपको 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट होगा या आपको 30,000 का प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं करना। हमेशा आपने तभी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करनी है एंट्रीज को या अपने स्टॉक को तभी रिकॉर्ड करना है जब आप क्या करते हो, आपका चीज़ें आपकी जो स्टॉक है वो बिक गया हो। उसके बाद हमारा लास्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या करता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है वो आपको बताता है कि आपके अकाउंटिंग के अंदर आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको लॉस कहाँ कहाँ पे हो रहा है, आपका डेटर्स कितने से हैं, आपकी सेल्स कितने से हो रही हैं, आपकी परचेजेस कितने से हो रही हैं, आपके रेवेन्यूज कितने से हैं। ये जितने भी चीज़ें हैं ये हम आपको किसके अंदर पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड आपका एक मुख्तसर सा अरसा होता है। ये 12 मंथ पर कंसिस्ट होता है, कितने 12 मंथ्स के ऊपर। यानी कि मैं कहता हूँ कि आज जो है 21 जनवरी 2020 है और हमने पूरे साल की अकाउंटिंग पीरियड की रिपोर्ट बनानी है। वो हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक की जितने भी हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो हमारे किसके अंदर आएंगे, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अंदर आएंगी। जैसे हमारे एक 8 कंसेप्ट का टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर दिया। अच्छा, हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन भी हो गई हैं। अब हम इंशाल्लाह अपना जो कल के टॉपिक के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, और मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है और हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो फर्दर स्टडी है, जो हमारा फर्दर कोर्स है वो जल्दी वाइंड अप की तरफ जाने पाए हम। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें टर्म्स में या किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर हल बताऊंगा। थैंक यू।